हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिंग। मैं हूं रजनीश जोशी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शंस ट्रेडिंग इंडिया में बहुत प्रचलन में है। इसका रीजन बस एक है कि ये आपको लीवरेज अच्छा खासा देता है। लीवरेज से हमें ये फायदा मिलता है कि हम मार्केट में कम अमाउंट लगा के एक डिसेंट प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग को समझने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ, ऑप्शंस ट्रेडिंग आया कहाँ से। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग जो होता है वो डेरिवेटिव्स का पार्ट होता है। तो अब ये डेरिवेटिव्स क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। तो डेरिवेटिव्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। इसकी वैल्यू डिराइव होती है अंडरलाइन एसेट से। अब ये क्वेश्चन आता है कि अंडरलाइन एसेट क्या होता है। तो अंडरलाइन एसेट्स के चार पिलर होते हैं। अंडरलाइन एसेट हो सकते हैं आपके मेटल्स में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और डायमंड। एनर्जी में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और भी सारी चीजें हैं। एग्रीकल्चर में व्हीट, कॉटन, शुगर। और फाइनेंशियल्स में स्टॉक, बॉन्ड और फॉरेन एक्सचेंजेस। तो हम लोग इंडियन मार्केट में जो ऑप्शंस में काम करते हैं तो हम फोकस करते हैं स्टॉक्स पे। अब आते हैं डेरिवेटिव्स पे। जैसा कि हमें डिफिनीशन पता है कि डेरिवेटिव्स का अपना कोई वैल्यू नहीं होता। इसकी वैल्यू डिराइव होती है अंडरलाइन एसेट से। अंडरलाइन एसेट क्या हो सकते हैं ये आपने समझ लिया। जैसे मान लीजिए कि अंडरलाइन एसेट गोल्ड है। इस समय इसकी स्पॉट मार्केट मतलब करंट प्राइस चल रही है 75,000 पर 10 ग्राम। तो अगर हमें 6 महीने बाद गोल्ड को लेना है, अगर आपसे पूछा जाए कि 6 महीने बाद इस गोल्ड का प्राइस क्या हो सकता है, तो अभी 75,000 चल रही है, तो आप बोलेंगे कि ये 1 लाख हो सकता है, 1.2 लाख मतलब 1,20,000 हो सकता है, या फिर घट के ये 60,000 भी हो सकता है। या तो गोल्ड का प्राइस ज्यादा हो सकता है आज के प्राइस के कंपेयर में, या तो कम भी हो सकता है। तो ये जो फ्यूचर के प्राइजेस हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स। और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इस समय गोल्ड का प्राइस 75,000 चल रहा है। 6 महीने बाद या 8 महीने बाद आपके घर में कोई ऐसा इवेंट है जिस समय आपको गोल्ड की जरूरत होगी, तो आप गोल्ड स्मिथ से ये आज के ही डेट में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई हम 6 महीने बाद या 8 महीने बाद या उस पार्टिकुलर डेट पे जो कि फ्यूचर में है, हम इस प्राइस पे आपसे ये परचेज करेंगे। तो दोनों लोगों का जो एग्रीमेंट हो जाता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव्स क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। होप आपको डेरिवेटिव्स और अंडरलाइन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। तो डेरिवेटिव्स के चार पार्ट होते हैं। पहला होता है फॉरवर्ड, दूसरा होता है फ्यूचर्स, तीसरा होता है ऑप्शंस और चौथा होता है स्वैप्स। अब हम एक एक करके सबको समझेंगे। तो जो फॉरवर्ड होता है ये पर्सन टू पर्सन ओवर द काउंटर मतलब किसी काउंटर पे जाके एक पर्सन जो कि बायर है, दूसरे पर्सन जो कि सेलर्स है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करता है कि हम फ्यूचर में इस प्राइस पे आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम फ्यूचर में इस डेट पे आपसे ये सामान इतने प्राइस पे ले लेंगे। इसका कॉन्ट्रैक्ट वो आज ही कर लेता है, लेकिन इसमें कोई मिडिल मैन नहीं होता। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती है। अब जैसे इसका एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए अभी गोल्ड की प्राइस 75 के चल रही है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हम 90,000 में 6 महीने बाद आपसे ले लेंगे, तो अगर 6 महीने बाद गोल्ड की प्राइस 60,000 आ जाती है तो यहाँ जो बायर है उसका नुकसान होने लगेगा। भाई जो उसको प्राइस 60,000 में मार्केट में मिल सकता है तो वो उसका 90,000 क्यों देगा। या फिर इसका प्राइस अगर 1 लाख हो जाती है तो यहाँ सेलर का नुकसान होने लगा कि जो वो 1 लाख में सेल कर सकता है वो 90,000 में क्यों सेल करेगा। तो यहाँ पे आ जाती थी काउंटर पार्टी रिस्क। मतलब बायर अपने फेवर के अकॉर्डिंग या सेलर अपने फेवर के अकॉर्डिंग उस कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकता था कि भाई मैं नहीं कर पाऊँ। चूंकि वहां पे कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाता था। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ फ्यूचर्स। तो फ्यूचर में क्या होता है कि एक बायर होता है, एक सेलर होता है, और इसके बीच में एक रेगुलेटरी बॉडी आ जाती है जिसको बोलते हैं एक्सचेंज। अब एक्सचेंज के अपने कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो कि बायर और सेलर जो मिलके जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें, इसकी जिम्मेदारी एक्सचेंज की होती है। मान लीजिए 75,000 अभी गोल्ड का प्राइस चल रहा है, तो 6 महीने बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हम 1 लाख पे, बायर ने एग्रीमेंट कर लिया और सेलर ने एग्रीमेंट कर लिया कि हम 1 लाख पे इसका डील करेंगे। तो अगर इसकी प्राइस 60,000 भी हो जाती है या फिर 1,20,000 भी हो जाता है तो भी ये सेलर की मजबूरी है कि वो 1 लाख पे ही बेचे, और बायर की भी मजबूरी है कि वो 1 लाख पे बेचे। अगर मार्केट की प्राइस उस समय 1,20,000 हो गई तो सेलर को तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन बायर को भाई नुकसान हो रहा है। यहाँ पे जो चीज उसको 60,000 में मिल सकती है वो उसके लिए 1 लाख दे रहा है। मतलब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों के पास क्या था, ओब्लिगेशन।
कि अगर फ्यूचर में हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो हमें उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना ही है। दोनों इससे पीछे हट नहीं सकते थे, क्योंकि एक्सचेंज इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कराने के लिए बायर से भी कुछ मार्जिन ले लेता था और सेलर से भी कुछ मार्जिन ले लेता था। ये मार्जिन 20% का भी हो सकता है। तो इसलिए दोनों की मजबूरी हुआ करती थी, दोनों ऑब्लिगेटेड हुआ करते थे कि हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना ही है। तो इसमें एक रिस्क होता है कि दोनों में से किसी एक पार्टी को नुकसान होने लगता था, क्योंकि दोनों के पास ऑब्लिगेशन होती थी। तो फिर इस रिस्क या इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ ऑप्शंस। तो ऑप्शन में क्या है कि एक बायर होगा और सेलर होगा, बीच में एक एक्सचेंज होगा जिसके कुछ अपने रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, और जिसको बायर और सेलर को दोनों को फॉलो करना होगा। अब बायर के पास यहाँ पे राइट तो है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। दोनों को समझा देता हूँ। राइट मतलब अधिकार, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो बायर के पास एक अधिकार है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करे, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। मतलब वो इसके लिए उसको ऑब्लिगेट या मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ही करो। अगर वो प्राइस बायर के फेवर में नहीं है तो बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करेगा। लेकिन सेलर के पास राइट भी होता है और ऑब्लिगेशन भी होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर बायर ने बोला कि नहीं हमें खरीदना ही है तो सेलर के पास ऑब्लिगेशन होगा कि वो उस चीज को सेल करे। ये सिर्फ राइट बायर के पास ज्यादा होता है कि वो मना कर सकता है, लेकिन सेलर मना नहीं कर सकता ऑप्शंस में। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इस समय अगर गोल्ड का प्राइस 75,000 चल रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हम 1 लाख में 6 महीने बाद इस गोल्ड को खरीदेंगे, तो अगर 6 महीने बाद उसकी प्राइस 60,000 हो गई तो बायर क्या है, वो 1 लाख पे लेने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं है, मजबूर नहीं है। वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और जाके मार्केट में कहीं और से 60,000 पे परचेज कर सकता है। लेकिन ये करने के लिए बायर को सेलर को कुछ प्रीमियम देना होगा, और ये प्रीमियम उस कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा सा हिस्सा होगा। वो प्रीमियम 500 का हो सकता है, 1000 का हो सकता है, कुछ ऐसा। तो इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख पे हो गई और इस समय करंट प्राइस 75,000 चल रहा है, तो बायर ने पहले ही प्रीमियम दे दिया सेलर को 1000 का कि भाई आप ये 1000 पकड़ो, मैं 6 महीने बाद या उस पार्टिकुलर फ्यूचर टाइम में 1 लाख रुपए पर 10 ग्राम पे मैं आपसे गोल्ड ले लूंगा। अगर प्राइस कम हो गई, 60,000 आ गई, तो बायर क्या करेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा और जाके मार्केट में 60,000 पे अपना परचेज कर लेगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बायर ने पूरा भी नहीं किया तो भी सेलर्स को क्या फायदा हुआ, 1,000 रुपए उसको मिल गए जो बायर ने प्रीमियम दिया था कॉन्ट्रैक्ट के समय, जिसको आप अपने डेली लैंग्वेज में बयाना बोल सकते हैं। इसका वाइस वर्सा, अगर 1 लाख में कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ, अगर उसकी प्राइस 1,20,000 हो गई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो 1 लाख का हुआ है, अब यहाँ बायर को और फायदा हो गया। हालांकि सेलर्स को यहाँ लॉस हो रहा है, 20,000 का लॉस हो रहा है, लेकिन सेलर ऑब्लिगेटेड है, इसकी मजबूरी है कि वो 1 लाख में ही दे। अंडरस्टैंड? तो ये जितना कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। अब थोड़ा सा एक्सचेंज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक बायर होता है, एक सेलर होता है, और बीच में क्या होता है, एक्सचेंज। तो ये एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को अपॉइंट करता है दोनों के बीच। बायर और सेलर के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसके दौरान जिसको प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो डेली का प्रॉफिट या डेली का लॉस वो दोनों के बीच क्लियर करे। अब जैसे बायर को प्रॉफिट हो गया तो फिर उसके अकाउंट में वो पैसे पहुंच जाएं, या फिर सेलर को प्रॉफिट हो गया तो उसके अकाउंट में वो पैसा पहुंच जाए। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ये जिम्मेदारी होती है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की। तो आइए अब समझते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मतलब जो मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले होते हैं हेजर्स, दूसरे होते हैं स्पेकुलेटर्स या ट्रेडर्स, और तीसरे होते हैं आर्बिट्राजर्स। तो हेजर्स क्या करते हैं? हेजर्स के पास अपना एक अंडरलाइन एसेट होता है। अब अंडरलाइन हमने क्या पहले बताया कि हम लोग यहाँ पे मेनली स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो इनके पास एक स्टॉक होता है, वो रिलायंस हो सकता है, एनटीपीसी हो सकता है, समथिंग कोई भी स्टॉक हो सकता है। अब मान लीजिए कोई स्टॉक की प्राइस 100 रुपए से लेके 150 तक गई, अब यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट की 130 तक, तो फिर इस स्टॉक का सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा है, तो उसको पता है कि भाई ये यहाँ से अच्छा होने वाला है, तो उसको पता है कि मार्केट और ऊपर जाने वाली है, तो ये यहाँ 150 से लेके 130 के बीच में भी ये क्या कर देगा, इसको सेल कर देगा। अच्छा, सेल का मतलब ये नहीं कि वहां पे उसने स्टॉक सेल कर दिया, उसने क्या कर दिया, पुट ऑप्शन ले लिया। हम लोग कॉल और पुट को इस ऑप्शन ट्रेडिंग के सीरीज में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो इसने यहां से पुट ले लिया, तो ये जो प्राइस है 150 से 130 तक, यहां भी इसने प्रॉफिट ले लिया।
फिर मार्केट यहाँ से अपना ऊपर गई, प्रॉफिट जो यहाँ से आया यहाँ तक मिल रहा है, फिर मार्केट रिट्रेस कर रही है, उसने प्रॉफिट यहाँ भी लिया, फिर यहाँ से उसको कैश मार्केट में मतलब स्टॉक में तो प्रॉफिट मिल ही रहा है। ये होते हैं हेजर्स। दूसरे स्पेकुलेटर्स या ट्रेडर्स जो हम लोग हैं। हमारे पास अपनी कोई अंडरलाइन एसेट नहीं होती। अंडरलाइन एसेट इन द सेंस हम मार्केट में किस चीज की बात कर रहे हैं, स्टॉक की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर। हमारे पास कोई स्टॉक नहीं होता है। हम सिर्फ क्या करते हैं कि उस स्टॉक के अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन के हिसाब से अपना ट्रेड प्लेस करते हैं और उसमें अपना प्रॉफिट लेते हैं। दूसरे वर्ड में कहा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें हमारे पास कोई अपना अंडरलाइन एसेट नहीं होता है। आर्बिट्राजर्स क्या होते हैं कि ये एक मार्केट से दूसरे मार्केट के जो बीच का प्राइस डिफरेंस है उसमें ये इंस्टेंटली प्रॉफिट ले लेते हैं। जैसे इंडियन मार्केट में एक एनएससी है, एक बीएससी है। अगर एनएससी पे एचडीएफसी का प्राइस या फिर कोई भी प्राइस जो है, कोई भी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज है एनएससी पे और बीएससी पे उसका प्राइस 100.05 रुपीज है, तो आर्बिट्राजर्स क्या करते हैं, उनके पास ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि ये तुरंत यहाँ 100 रुपए पे बाय करते हैं और तुरंत 100 रुपए 5 पैसे पे सेल कर देते। तो उनको एक स्टॉक पे कितने का फायदा हुआ, 5 पैसे का। तो वो जो अमाउंट होता है वो कई करोड़ों का होता है, इसलिए उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों को मेन फोकस करना है ट्रेडर्स पे, क्योंकि हम लोग ट्रेडर्स हैं, हमारे पास कोई अपनी अंडरलाइन एसेट नहीं है, हम लोग डायरेक्शनल ट्रेड करना सीखेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ इसको समझा। इससे आगे आने वाली सीरीज में हम ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होता है, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है और ऑप्शन ट्रेडिंग को कैसे किया जाता है, हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ ऑप्शन ट्रेडिंग के इस सीरीज में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और आपके दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मैं 100% आपके उस सवाल का जवाब दूंगा। और हमेशा याद रखें कि ट्रेडिंग इज अ बिजनेस ऑन योर ओन डेस्क। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ही लीजिए और ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।